तो देखो बच्चे, हम लोग पिछले क्लास में रोटेशनल वाले क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है बच्चा, चलो और थोड़ा क्वेश्चन करें उसके ऊपर। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा आज। चलो देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा कि मान लो एक ऐसा रॉड है बेटा, रिंग, ऐसा रिंग है बेटा, है ना। इस रिंग में ऐसा लगा है बेटा एक रॉड। ठीक बेटा, रेडियस हमारा ये हो गया कैपिटल आर ए, रेडियस हमारा स्मॉल ए। ठीक है बच्चा, और इसकी लंबाई एल और मास एम। अच्छा बेटा, तुम लोग उल्टा दिख रहा है क्या तुम लोग को? तुम लोग उल्टा दिख रहा है कि सही दिख रहा है? स्क्रीन सही दिख रहा है? हाँ ठीक है। देखो बेटा, तो रॉड का मास एम, लेंथ एल बेटा, और ऐसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी। ऐसे हमारा बेटा मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, तो देखो ये हमारा ए है, मैग्नेटिक लेंथ एल, मास एम। इसको बेटा ऐसे दिया ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और कहता है इसमें हमने ऐसे और यहां से रेजिस्टेंस लगा रखा है। ये है बेटा आइडियल कंडक्टर, है ना बेटा, आइडियल कंडक्टर है ना। और ये फिक्स्ड है, रिंग हमारा फिक्स्ड है बेटा। ठीक है बच्चा, और रॉड भी हमारा क्या है? आइडियल कंडक्टर है। रॉड भी हमारा आइडियल कंडक्टर है बेटा। ठीक है ना। तो सवाल कहता है कि सरफेस हमारा कॉन्टेक्ट जो है बेटा, कॉन्टेक्ट हमारे फ्रिक्शन लेस हैं। ठीक है, तो सवाल कहता है फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल through which rod will rotate before coming to rest। ठीक है बेटा, रुकने से पहले। नहीं हुआ क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन था बेटा वो, उसमें अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है। रुकने से पहले कितना एंगल घूम लेगा बेटा, ये सवाल है, करो। If rod rotates about center is B, then E equal to 0। नहीं बच्चा, B के अबाउट ही घूम रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है बेटा। देखो ये सर्किल का प्लेन है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है ना। अगर आइडियल नहीं होगा बेटा तो उसका रेजिस्टेंस भी काउंट करोगे, और क्या। करो बच्चा करो। रुकने से पहले कितना घूम लेगा ये? मास एम, लेंथ एल रॉड का।
शुभम का आया आंसर, बाकी बच्चे भी निकालो। हाँ बेटा, पहला ही सवाल है, करो। अनुराग का आंसर आया, आयुष का आंसर आया। सर पाई पाई क्या लिख रहा है? हाँ, एल की वैल्यू ए से बड़ी साफ दिख रही है बच्चा, बोलने की जरूरत नहीं। चलो देखो बच्चा, इसमें हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? E इक्वल टू बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2 होगा बेटा, बोलो होगा बच्चा, है ना? कब? तो कहा व्हेन एंगुलर वेलोसिटी, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स ओमेगा, है ना बेटा। मान लो कुछ समय के बाद, मान ले बेटा कुछ समय के बाद एंगुलर वेलोसिटी घट करके ओमेगा हो गई, है ना बेटा। तो घट करके जब ओमेगा हो गई बेटा, तो उस समय का इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना आएगा बेटा। तो उस समय का करंट कितना आएगा बोलो? करंट आएगा बेटा E बाई आर, तो बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई आर, है ना बेटा, इतना करंट आएगा। अब सोचो बेटा, जब करंट हमारा इतना आएगा, जब करंट हमारा बेटा इतना आएगा, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बेटा? आई इंटू ए इंटू बी, है ना बेटा। इसका मतलब बी स्क्वायर ए क्यूब ओमेगा बाई आर, बोलो बेटा होगा, बोलो इतना लगेगा बेटा फोर्स, है ना। अब सोचो, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इतना, कहां लगेगा फोर्स? ये लगेगा बेटा सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास से फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा? एफ एम इंटू ए बाई 2, इसका मतलब बी स्क्वायर ए का पावर 4 ओमेगा बाई 4 आर, है ना बेटा। अब सोच के बताओ, ये जो एंगुलर वेलोसिटी आई बेटा, ये सेम डायरेक्शन में होगी बेटा या अपोजिट डायरेक्शन में होगी? ये टॉर्क ओमेगा को बढ़ाएगा या ओमेगा को घटाएगा? बोलो बच्चा, बोलो बोलो। ये अपोज करेगा बेटा लेंज लॉ के मुताबिक, लेंज लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए? अपोज करेगा ना। तो देख बेटा, अगर ये अपोज करेगा तो क्या करोगे? दिस टाउ एम शुड बी इक्वल टू, दिस टाउ एम शुड बी इक्वल टू माइनस आई अल्फा। बोलो बेटा, ये टाउ एम इक्वल टू माइनस आई अल्फा, तो कितना हो गया बेटा? बी स्क्वायर ए पावर 4 ओमेगा बाई 4 आर, है ना बेटा, इक्वल टू माइनस एम एल स्क्वायर बाई 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बेटा? एम एल स्क्वायर बाई 3। तो क्या बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए लेंथ क्या लोगे? एल लोगे या ए लोगे? बोलो बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लेंथ एल लिया जाए या ए लिया जाए? गुड, बिल्कुल सही, एल लेंगे ना बेटा एल, तो माइनस एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, है ना बेटा। तो अल्फा हमारा कितना आ गया? देख बेटा, अल्फा आ गया हमारा माइनस ऑफ 3, माइनस ऑफ 3 बी स्क्वायर ए पावर 4 ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 एम आर एल स्क्वायर। बोलो बच्चा, ठीक है? ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा, इस वाले को देवेश पूछ रहा है, अच्छा पूछा देवेश। देवेश पूछता है बेटा, कभी सेंटर ऑफ फोर्स मानते हो?
कभी सेंटर ऑफ फोर्स नहीं मानते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो देख बेटा, अगर किसी बॉडी पे यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा हो तो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हो। जैसे कि देख बेटा, इस बॉडी का अगर मैं मानूं कि मास बेटा 20 ग्राम है ना, तो यू बोल सकते हो ना कि इसके हर पॉइंट का मास बराबर है बेटा, हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है, तो रिजल्टेंट सेंटर पे आएगा, है ना। वैसे ही देखो, इस पूरे वायर में करंट बेटा बराबर है, इस पूरे वायर में करंट बराबर है बेटा, और इस पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, करंट भी सेम है, तो फोर्स भी सेम लगेगा ना बेटा, यूनिफॉर्म फोर्स लगेगा ना, तो सेंटर ऑफ मास से मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो अल्फा इतना आ गया बेटा। अब सोचो अल्फा हमारा वेरिएबल है बेटा, तो अल्फा को मैंने पुट कर दिया ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इज इक्वल टू -3 बी स्क्वायर ए पावर 4 बाई 4m आर एल स्क्वायर, है ना बेटा, इनटू ओमेगा, तो ओमेगा कैंसिल बेटा, तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा बोलो, डी ओमेगा इक्वल टू -3b स्क्वायर ए पावर 4 बाई 4m आर एल स्क्वायर डी थीटा, है ना बेटा, ओमेगा नॉट से 0 और 0 से एंगल थीटा। बात समझ गए? तो यहां से एंगल निकल जाएगा बेटा हमारा। ठीक यार, तुम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, है ना। इतनी बातें भूलोगे बेटा, है ना, तो नहीं काम चलेगा बेटा, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। कुशाग्र बोलो। कुशाग्र। यस सर, अपन ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते फिर थीटा निकाल ले। वर्क एनर्जी थ्योरम तुम लगा सकते हो, है ना, लेकिन वर्क कैसे लिखोगे? सर ताउ इनटू थीटा, ताउ अब देख लो, टॉर्क इनटू टॉर्क है थीटा इज बेटा, इक्वल टू। हाँ बच्चा, टॉर्क कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, देख लो। अच्छा हाँ, वेरिएबल था, यस सर, हम्म, यस सर, आगे समझ में। रेडमी। देख बेटा, मैं ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा तुमको, है ना, जो चीज तुम रिवाइज नहीं करने की वजह से भूल चुके हो, बिल्कुल नहीं बताऊंगा बच्चा बात वो। तुम कितनी बार भी लिखो, एक बार सुना दीजिए और सुना दीजिए और, लेकिन नहीं बताऊंगा। एक क्वेश्चन में पिछली बार कराया था, उसी कॉन्सेप्ट को मैंने आगे बढ़ाया, लेकिन तुमने गलती करी, नोट्स देखा नहीं वापस, तो तुम्हारी गलतियों का बेटा सजा बाकी सबको नहीं दे सकते ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। चलो खत्म कर दिया इसको, चल बेटा आगे बढ़े। अब देखो हमारा अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है बेटा अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ाया था मैं तुमको? सबसे पहले पढ़ाया था क्या? फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ से क्या बताया? फैराडेज लॉ से क्या बताया? कितना ईएमएफ आएगा, ठीक है। फिर वहां से बात शुरू हुई, कितना ईएमएफ आएगा, ये बात समझ में आ गई, लेकिन क्यों ईएमएफ आएगा, है ना, तो क्यों ईएमएफ आएगा, इस आधार पे हमने अपने चैप्टर को दो हिस्सों में बांट लिया, है ना बेटा। क्या कहा? एक कहा मोशन की वजह से आ रहा है ना बेटा, और दूसरा क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने की वजह से आ रहा है। तो मोशन वाला बेटा सारा काम हो गया। अब बात करते हैं बेटा अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है बच्चा, सोचो, मान लिया जाए बेटा, मान लिया जाए कि अगर हमारा किसी एरिया में, मान ले बेटा किसी एरिया में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, और अब सोचो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ये फंक्शन ऑफ टाइम है, इसका मतलब समय के साथ बदलता हुआ फील्ड, या तो घटता हुआ फील्ड या तो बढ़ता हुआ फील्ड, है ना बच्चा। तो समय के साथ ये बदलता हुआ फील्ड है। इस फील्ड में हमने एक ऐसे लूप को रख दिया, है ना बेटा, जिसका कि रेडियस r हो और इसका
रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो। ठीक है बच्चा, तो देखो तो इसमें क्या कहोगे, तो इसमें कहोगे बेटा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू E इज इक्वल टू होना चाहिए d5/dt का मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, तो कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंशिएशन है ना बेटा इनटू एरिया, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा एरिया तो कांस्टेंट है ना बच्चा। तो देखो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू इतना आ गया है ना बेटा, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट निकल जाएगा बेटा, तो इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू E/R है ना बेटा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई आर dB/dt का मोड। बोल बेटा, चलो ये बात भी समझ में आ गई है ना। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है ना, क्या सुनना गौर से, एक एक शब्द को सुनना बेटा ध्यान से, दोबारा मैं कतई नहीं बताऊंगा बच्चा, है ना, इसलिए सुन लो ध्यान से। चलो ध्यान दो, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए बच्चा, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि एज्यूम करो कि ये एक कॉइल है बेटा, एज्यूम करो ये एक कॉइल है, ये एक मोबाइल चार्जर है, इसके बोल रहा हूं कि ये कॉइल है ना बेटा। और सोचो ये एक मैग्नेट है बेटा, ये हमारा एक मैग्नेट है और ये एक कॉइल है। ठीक है बच्चा, अब सुनो, अब क्या किया मैंने, अब क्या किया मैंने, देखो एक मिनट, हाँ, अब कहा बेटा इस कॉइल को यूं पकड़ा और इस मैग्नेट को ऐसे रखा। ठीक है बच्चा, कॉइल हमारा और मैग्नेट में डिस्टेंस कुछ है बच्चा। अब सोचो ये मैग्नेट को मैंने फिक्स कर दिया, मैग्नेट को फिक्स कर दिया, ठीक है, और इस कॉइल को ऐसे मूव कराया, इस कॉइल को ऐसे मूव कराया। तो कॉइल को ऐसे मूव करने से क्या हुआ बेटा, तो कहेंगे देखो कॉइल को ऐसे तो मूव कराए तो क्या हुआ, इस कॉइल के लिए, इस कॉइल के लिए जो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन थे बेटा, है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिए कॉइल के साथ साथ। बोलो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब कॉइल के साथ बच्चा मूव करना शुरू कर दिया, है ना, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल हो गया। मूविंग चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा बेटा तो फोर्स लगेगा, और वो फोर्स लगने की वजह से इसमें घूमना शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा। फिर से ये हमारा कॉइल, इसको मैंने ऐसे मूव कराया या इसको ऐसे मूव कराया, तो ऐसे मूव कराने से या ऐसे मूव कराने से मैंने क्या किया, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन में मोशन दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन में मोशन आया तो मोशन आने से मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगा और फोर्स की वजह से करंट घूमना शुरू हो गया। बिल्कुल सही लॉजिक है, ये एकदम समझ में आया होगा, है ना। लेकिन अब सोचो, अब मैंने कहा कॉइल ऐसे है, कॉइल को कुछ भी मत करो इस बार, कॉइल सिर्फ पकड़े रहो, है ना, और यहां से एक मैग्नेट को ऐसे लेके आओ, है ना, तो फ्लक्स वेरी किया बेटा, करंट आया, बिल्कुल सही बात। लेकिन अब यहां समस्या है। समस्या क्या है बच्चा, कि देखो इस कॉइल को मूव कराया क्या हमने, से यस और नो, हमने इस कॉइल को मूव कराया क्या, नहीं कराया। तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है कि मूविंग है, फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है कि मूविंग है, रेस्ट में है। अब बोलो बेटा, अगर मैं इसको यहां लेके आया तो रेस्ट वाला चार्ज पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, क्या वो मैग्नेटिक फोर्स महसूस कर सकता है बेटा, बोलो। जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है क्या वो मैग्नेटिक फोर्स महसूस कर सकता है, नहीं ना बच्चा। तो अब यहां समस्या है ना। सोचो कि जब मैंने इसको ऐसे मूव कराया तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से आखिर ये इलेक्ट्रॉन क्यों मूव किया, उठता है ना क्वेश्चन, बोल बच्चा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में है। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स महसूस ही नहीं कर सकता बेटा। जब वो मैग्नेटिक फोर्स महसूस नहीं कर सकता, है ना, ठीक है, तो वो मूव करना शुरू कैसे किया, फ्लक्स चेंज हुआ, सब बात सही, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन पे धक्का नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा क्या, इलेक्ट्रॉन को धक्का चाहिए ना बेटा, बोलो। तो इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं किया, तो फोर्स कहां से मिला,
उठता है क्वेश्चन बेटा ये, मतलब अब ये कॉन्सेप्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया बेटा, है ना। और बेटा कॉन्ट्राडिक्शन है तभी तो अलग से पढ़ रहे हैं, अगर नहीं होता तो पहले वाले में इसको मर्ज कर दिए होते, ये चैप्टर खींच के लंबा क्यों करते, है ना बच्चा। आगे सोचो बेटा, आगे सोचो, तुम पीछे सोच रहे हो जो लॉजिक दे रहे हो, सो पहले इसको लिख लो, नोट कर लो पहले इसको। जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो, इरेज करूंगा मैं इसको। चलो इरेज कर रहा हूं अब। तो देखो बेटा, फैराडेज लॉ के मुताबिक ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है ना, ठीक है। एक घटना हो रही है, वो दिख रहा है, बिल्कुल सही बात, लेकिन समस्या यह है कि हो कैसे रहा है ये समझ में नहीं आया, है ना बच्चा। चलो देखो, तो देख बच्चा, सबसे पहली बात, फ्री इलेक्ट्रॉन्स at rest must not experience magnetic force, है ना बेटा। जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है वो मैग्नेटिक फोर्स महसूस नहीं कर सकते, है ना बेटा, ठीक है। सो ए contradiction arises that magnetic field caused मोशन, है ना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मोशन आया, इसमें क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ठीक है। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में है ये मैग्नेटिक फोर्स महसूस नहीं कर सकते, समझा बेटा। बाप रे बाप, देख बेटा, तू इतनी सारी बातें लिखा है ना, तो दो ही बातें हो सकती है ना, या तो तुमको पूरा आता है, मुझे नहीं आता, है ना, या फिर तुझे भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है। तो देख बच्चा, भरोसा करने वाली मेरे ऊपर बात बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि ये मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ी है, मैं तो मैसेंजर हूं बेटा, मैं कोई साइंटिस्ट थोड़ी हूं, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी किया है, मैं तो मैसेंजर हूं, संदेशवाहक, कि यहीं से मैंने पढ़ा कॉन्सेप्ट और तुम्हें मैं बता रहा हूं, है ना। तो पहली चीज बेटा, चीजों को एक्सेप्ट करने का गुण रखो, है ना। ये क्यूरियोसिटी होना चाहिए तुम्हारे अंदर, हाँ, कि नहीं कोई नई चीज आ रही है ना बच्चा, कोई नई चीज आ रही है ना बेटा, इसकी क्यूरियोसिटी रखो। ये तो है नहीं, तो क्या उल जुल बातें लिख रहे हो। अभी अनम्यूट करके 4 चीज पूछूंगा तो कुछ जवाब दे नहीं पाओगे, हाँ? तो अगला कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करो बच्चा। चलो देखो आगे, देख बच्चा, मैंने कहा कि देखो, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करा सकता, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है ये, है ना बेटा। लेकिन यहां तो ये बात हो गई, यहां ये बात हो गई बच्चा, है ना। यहां ये बात अगर हो गई, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन इस सिचुएशन को डील नहीं कर सकता। हमारे पास जो पहले से इंफॉर्मेशन है वो इस सिचुएशन को डील नहीं कर सकता, है ना बच्चा। इसलिए हमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चा, समझा। तो कहते हैं हम लोग, वी इंट्रोड्यूस ए न्यू कॉन्सेप्ट, है ना बेटा, न्यू कॉन्सेप्ट ओवर देयर। हम लोग यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं,
है ना बेटा। हम लोग यहाँ पे एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? ओवर देयर, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यहां पे हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना बेटा। तो बेटा क्यों सोचा है ऐसे? तो भाई सिंपल सी बात है, चार्ज पार्टिकल जो होता है बेटा, ये दो ही तरह का फोर्स महसूस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, है ना बच्चा। अगर मैग्नेटिक फोर्स ये काम नहीं कर सकता है, इसका मतलब इस पे जरूर कोई फोर्स लगा है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के जैसा है ना बेटा। वो इलेक्ट्रिक फोर्स के जैसा है, क्या है? तो उसका नाम है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इट इज एज्यूम्ड दैट, ये मान लिया गया, इट इज एज्यूम्ड दैट अनस्टडी magnetic field causes production of induced electric field, है ना बेटा। कहेंगे कि जब कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, है ना, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या देगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसी एक चीज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा करके मोशन स्टार्ट करेगा, ठीक है बच्चा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, फ्रेश कॉन्सेप्ट है ना बेटा। अब तक तो तुम पढ़े हो उन सबसे अलग है, तो बेटा इसको अलग जैसा ही एक्सेप्ट करो, है ना। पीछे वाले से तुलना मत करो, है ना, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट देन, ये हमारा डिफरेंट है, डिफरेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस, है ना बेटा। चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बेटा, है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़े थे, है ना, उससे थोड़ा ये डिफरेंट है, पूरा नहीं, थोड़ा डिफरेंस है ना, ठीक है। इन फॉलोइंग मैनर, है ना, कुछ मामलों में वो सेम है और कुछ मामलों में डिफरेंट है ना बच्चा। जिन मामलों में डिफरेंट है मैं सिर्फ वो बताऊंगा, है ना, इसका मतलब बाकी सारी बातें एक जैसी होंगी। लिख लो फटाफट इसको। अमन कुमार, बाहर जाना है तुमको, बोलो। धर्म कर्म की बात बिल्कुल नहीं करना मेरे सामने, कोई धार्मिक बात नहीं, कोई जातिवाद नहीं। बहुत गुस्सा आता है मेरे को इस चीज से। आदमी हो, आदमी ऐसे रहो। फर्स्ट पॉइंट देखो रे, फर्स्ट पॉइंट हमारा है, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट मस्ट नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, सो ए कॉन्ट्राडिक्शन अराइज दैट मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड मोशन। अरे भाई अंशुल, बात करनी ही पड़ेगा, इतनी बार लिख दिया कि अब इरिटेशन हो रहा है। बोलो भाई अंशुल, क्या तकलीफ है तुमको, बोलो अंशुल, व्हाट यू हैव टू से। गायब हो गया। कमाल कमाल के बच्चे हो तुम लोग यार। सुमित बोलो। यस सर। सर मुझे उससे टेस्ट पेपर से एक डाउट था सर। वो एक क्वेश्चन था ना जिसमें बीच में कैविटी थी और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना था, डेंसिटी अलग अलग थी। कौन से पेपर है बच्चा? सर ये ACT 2 हुआ था जो अभी मैं बनाया आपने था ना सोल्यूशन। सॉल्यूशन उसका।
सर ये सर उसमें मुझे ये डाउट हो रहा है कि एक क्वेश्चन में था जिसमें डेंसिटीज अलग थी, एक कैविटी था इसके अंदर। तो मैं कह रहा हूँ सर, अगर कैविटी हो ना हो तो उस पॉइंट पे तो फील्ड बराबर आ रही है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना। बेटा नॉन कंडक्टिंग के कैविटी में, स्फेरिकल बॉडी के स्फेरिकल कैविटी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही होता है ना बच्चा, हमेशा। तुम ड्राइव किए हो सर ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सर नो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सर, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना था। हाँ बच्चा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी कांस्टेंट ही रहेगा ना, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसा ही तो बनता है ग्रेविटेशनल फील्ड ही बेटा। लेकिन सर हम अगर किसी पॉइंट पे निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, तो कैविटी की वजह से माइनस कर देते थे। हाँ बेटा, तो माइनस करने के बाद आता है कांस्टेंट, समझा। सर अगर मतलब। किसी अगर किसी स्फेयर के अंदर कैविटी हो तो हम उसको दो बॉडी मानते थे ना। एक जी मानते सर। थे पूरा बॉडी पॉजिटिव चार्ज, जी और सर। एक बॉडी मानते थे नेगेटिव चार्ज, है यस ना। सर। यस जब सर। दोनों को कंबाइन करते थे तब आता था अंदर फील्ड कांस्टेंट, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यस सर। समझा। यस। और सर अगर अगर वैसे तो ठीक है सर, लेकिन अगर वो कैविटी के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी कि नॉन यूनिफॉर्म। भाई बताया तो, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म ही बोलेंगे ना, मतलब रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। आर जो होता है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है बच्चा। और सर कैविटी ना होने पे भी उतनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या बात करते हो, कैविटी नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ है, स्फीयर के इंटरनल पॉइंट वहां कितना होता है फील्ड, बताओ। कि क्यू आर बाई आर क्यू होता है। जी सर। यस सर। फिर ठीक है सर। आयुष राज, लास्ट पैराग्राफ फिर से पढ़ दूं। कहता है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस चार्ज वाले से ये डिफरेंट है, कुछ मामलों में डिफरेंट है। अब देखो किन मामलों में डिफरेंट है, देख बच्चा ये किन मामलों में डिफरेंट है, देखो। तो सबसे पहला पॉइंट, इनके ऑरिजिन का डिफरेंस है, किसके वजह से बना उसका डिफरेंट है ना बेटा। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण क्या है, तो कहते हो चार्ज पार्टिकल्स, बोलो बेटा, या चार्ज बॉडीज, है ना। लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो नया वाला बोले हैं हम लोग, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण क्या है, तो इसका कारण है बेटा अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, बोलो। तो दोनों में पहला डिफरेंस तो ये है जिसके वजह से ये बना है, ये बना है किसके वजह से, चार्ज की वजह से, है ना। और ये किसके वजह से बना है बेटा, ये बना है हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने की वजह से, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस ये है बेटा, चार्ज वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, तो कहेंगे फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस ऑफ induced electric field, field lines of induced electric field, है ना। always, always form, always form a closed loop, ये हमेशा क्या होगा, लूप बनाएगा, ये हमेशा बनाएगा लूप, क्लोज लूप। जैसे बनाता है ना मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है लूप, वैसे ये भी बनाता है लूप, ठीक है। तीसरी बात, तीसरी बात का अंतर, तीसरी बात का अंतर यह है बेटा कि वो वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो एक कंजर्वेटिव फोर्स था बेटा, लेकिन ये कंजर्वेटिव नहीं है ना। क्या कहोगे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा, इज नॉन कंजर्वेटिव, ये कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव है। जबकि पहले वाला क्या था, कंजर्वेटिव था बेटा, है ना, ठीक है। हेंस, इसलिए, हेंस इट कैन कॉज, इट कैन कॉज
ईएमएफ, इसके वजह से ईएमएफ हो सकता है बेटा, है ना, बट नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसके वजह से नहीं आ सकता, है ना। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुमने डिफाइन किया था, वैसे यहां पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते तुम, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है बेटा, समझा। नंबर 4, पहले तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, तो कहते रिजल्टेंट वेक्टर, दो चार्ज पार्टिकल से किसका फील्ड है किसका फील्ड, दोनों का वेक्टर एडिशन। लेकिन यहां नहीं, यहां कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड, डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड इज कैलकुलेटेड, है ना बेटा, इसको निकाला जाता है बाई किसे निकालेंगे, बाई डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। समझा बेटा, तुम क्या करोगे, देखोगे कि इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट है उसी डायरेक्शन में माना जाएगा क्या, हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। चार्ज के बाद क्या लिखा है ऊपर में, चार्ज बॉडीज, चार्ज बॉडीज, हर्षित बोलो। सर मुझे जो डाउट था वो पिछले क्वेश्चन जो आपने इस क्लास का पहला क्वेश्चन करवाया था और इससे पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का डाउट था सर। तो सर इसमें अपन ने जो रोड लिया है उसका अपन ईएमएफ नहीं लिखेंगे क्या सर, आपने लूप का तो लिख दिया लेकिन उस रोड का क्यों नहीं लिखा, रोड कहाँ था, रोड भी तो कंडक्टिंग है। रोड कहाँ था ना सर, मेटेलिक सर, वो जो अभी पढ़ रहे हैं उसी की बात कर रहे हो ना सर। आज का लेक्चर के सबसे पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ सर। हाँ उसमें सर रोड था ना एक। हाँ बच्चा, रोड था और रिंग था, बोलो। यस सर, तो रोड का अपन ने ईएमएफ नहीं लिखा था सर, क्यों नहीं लिखा था, तो किसके लिखा था हम लोगों ने, केवल सर केवल रिंग का लिखा था। हे प्रभु, और सर तुम पूरे चैप्टर का बंटाधार कर दिया रे भाई। वो चैप्टर क्या टॉपिक क्या था, मोशनल ईएमएफ, मोशन में कौन था, रिंग की रॉड, बोल। ओके सर, रिंग लिखा था। मोशन में कौन था, रिंग या रॉड, रिंग। कौन घूम रहा था सर रिंग के इलेक्ट्रॉन। तो अभी होता ना ऑफलाइन क्लास में 4 थप्पड़ लगाता तेरे को मैं खींच करके। अभी शुक्र मनाओ कि ऑनलाइन क्लास में हो। सर कंफ्यूज हो गया था सर, हद हो यार, घर पर रिवाइज करा था तो समझ। इतना तुम लोग अनफोकस्ड कैसे हो जाते हो यार, तुम लोग बहुत ज्यादा, तुम लोग का फोकस है बेटा, फोकस डिस्टर्बेंस तुम लोग का बहुत ज्यादा है। कुछ करो इसके लिए, सही बता रहा हूं तुम लोगों का। डिस्ट्रैक्शंस भयंकर तुम लोग में, अति, हाँ? तुम लोग में अति डिस्ट्रैक्शन है, तुम लोग में ऐसा बहुत होता होगा। तुम जितने बच्चे ऐसे बोलते हो ना बेटा, तुम लोगों को सारे बच्चों का एक कॉमन लक्षण होगा, जब तुम मोबाइल खोलता होगा ना, किस लिए, सीट से होमवर्क करने के लिए, और यूट्यूब खोल के बैठ जाता होगा और फेसबुक खोल के बैठ जाता होगा, एकदम पक्का होता होगा तुम्हारे साथ, है ना। और उसी में बहुत देर बीत जाता होगा तुमको, तब याद आता होगा कि मैंने सीट खोलने के लिए किया था। अब फिर ये भी लगता होगा तेरे को, है ना, कि यूट्यूब देखते देखते भूल जाते होगे कि मोबाइल लिया क्यों था। इतने अनफोकस्ड रहोगे बच्चा, तो इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है। इतने डिस्ट्रैक्शंस का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, अगर तुम स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते, है ना बच्चा, ठीक, देन यू हैव टू बी लूजर, यू हैव टू बी लूजर। लूजर नहीं होना चाहते हो तो स्वयं पे नियंत्रण करो। अपने आप को कष्ट देना पड़ता है ना, अपने आप को इंजॉयमेंट से अलग करने के लिए तकलीफ होती है मन में, है ना, लेकिन वो तकलीफ खुद को देना पड़ता है, स्वयं को। खुद को जलाओगे बेटा तभी तपोगे, है ना। बाहर से लोग जलाया गया, जैसे मान लो
कोई खाना खाते हो, कोई सब्जी खाते हो, है ना, कोई रोटी खाते हो, चावल खाते हो, है ना। एक्सटर्नल एजेंट क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल एजेंट क्या कर सकते हैं? सिर्फ बाहर के सरफेस को गर्म करेंगे, सिर्फ बाहर का सरफेस जलेगा, है ना बेटा। लेकिन अंदर तभी पकेगा जब उसके अंदर हीट जाएगी, है ना। तो उसके अंदर हीट जाएगी कि नहीं जाएगी, वो सरफेस फैसला करेगा, तुम फैसला करोगे कि तुम हीट अंदर ले पाते हो कि नहीं। जब तक हीट अंदर नहीं लोगे बेटा, तब तक चमकोगे नहीं जीवन में। या ऐसा बोलने का मन मैं नहीं करता, गुस्सा होने का मन नहीं करता, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कब तक मैं झेलूं इस चीज को यार। हर क्लास में 4 बच्चे ऐसे होते हैं, फालतू सवाल करते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता, जवाब देता हूं उस बात का। चलो कभी तो इसका जगेगा मन। चलो देखो आगे। बेटा तुम लोग क्या चाहते हो ना, तुम लोग का लक्षण दिखता है क्या कि रोज तुम्हें कोई मोटिवेट करे, हर दिन मोटिवेट करो, और तुम हर दिन काम मत करो। तुम रोज काम मत करो और रोज तुमको मोटिवेट करे कोई, है ना। तुम चाहते हो आज सुबह मोटिवेट किया गया, है ना, सुना 1 घंटे सुना, खूब अच्छा लगा सुन करके, अच्छी अच्छी बातें, लेकिन दिन भर फिर काम नहीं किया, और रात में महसूस किया कि और कल फिर मोटिवेशन चाहिए। सुबह फिर मोटिवेट कोई किया, फिर दिन भर तुम काम नहीं किए, है ना, लेकिन फिर रात में तुम्हारा फिर अगले दिन मोटिवेशन चाहिए। अरे कितना मोटिवेशन चाहिए यार, जब तक सेल्फ मोटिवेशन ना हो, है ना। स्वयं पे नियंत्रण रखो बच्चा एकदम। इतना डिस्टर्बेंस लोगे, 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, है ना। कोई लक्षण, कोई बड़ा चीज पाना है, कैसे पाओगे? है, मैं बार बार कहता हूं, तुम दूसरों से कंपेयर मत करो, अच्छे मार्क्स आए खराब मार्क्स आए, स्वयं से तो कंपेयर करो कि कल मैंने भटका 1 घंटे का था, तो आज मैंने भटका आधे घंटे का होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। चलो देखो आगे। कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। देख बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जो बताया अभी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, पुराने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से उन मामलों में अलग है जितने पॉइंट मैंने तुम्हें लिखाए, है ना। बाकी सारे में बिल्कुल सेम। जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स लगेगा प्लस क्यूवी। अगर नेगेटिव चार्ज रखेगा तो क्यूवी फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम, ठीक है बच्चा। लेकिन किस जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखा जाए, ठीक है। चलो देखो, मान लिया मैंने कि एक ऐसा एरिया है, ऐसा एरिया सर्कुलर एरिया, सिलेंड्रिकल एरिया। इस सिलेंड्रिकल एरिया में जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, और जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इस सर्कुलर एरिया में है। यहां हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? टाइम के फंक्शन वाला। लेकिन इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी शेप का, किसी भी आकार का हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन हम हर किसी को मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे लेवल पे हम मैथमेटिकली सिर्फ सिलेंड्रिकल पोर्शन वाले एरिया को कवर कर सकते हैं और किसी को नहीं कर सकते, ठीक है बच्चा। तो देख, एक हमारा सिलेंड्रिकल एरिया का मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बच्चा। तो देखो, इसके लिए मैं जानना चाहता हूं कि इस वाले पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस इसके रेडियस से छोटा है ना, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो देखो, मैंने सोचा कि इस वाले पॉइंट से पास करता हुआ अगर मैं एक कंडक्टर का लूप रख दूं, अगर इसमें एक कंडक्टर का लूप रख दूं, है ना बेटा, तो कंडक्टर का अगर लूप रख दूंगा तो इसमें कितना आएगा फ्लक्स, या कितना आएगा ईएमएफ? इसमें ईएमएफ आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डीबी अपॉन डी का मॉडुलस। बोलो बेटा, इसमें आएगा ईएमएफ पाई आर स्क्वायर इंटू डीबी अपॉन डी का मॉडुलस, है ना बेटा। और मैंने कहा था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से
पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं हो सकता, लेकिन ईएमएफ हो सकता है ना। तो याद करो इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट, ईएमएफ का क्या डेफिनेशन होता है, तो ये होता है वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है बच्चा, तो क्या कहेंगे, फोर्स बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इनटू डिस्टेंस बाय क्यू। बोलो बच्चा, ठीक है। तो एफ एन ई जिसको मैं कह रहा था नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अभी वो क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स बाय चार्ज करेंगे तो आ जाएगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो जाएगा ना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ बराबर क्यू ई, तो ई बराबर एफ बाई क्यू। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ईएमएफ कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इस पूरे वायर में करंट फ्लो किया, इस पूरे वायर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसका मतलब इनटू डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर डीबी अपॉन डीटी, पाई आर स्क्वायर डीबी अपॉन डीटी। ठीक है बच्चा, तो यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आर बाई 2 डीबी अपॉन डीटी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे सेंटर से बाहर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी बेटा। ठीक है, समझा। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसा, मैग्नीट्यूड तो हो गया, डायरेक्शन देखो। अगर कहते हो तुम कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा इसका मतलब इससे फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और इससे फ्लक्स इंक्रीज करेगा, है ना, तो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो कहेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ऐसे होगा। बात समझ में आई, ठीक है बच्चा, समझे। इसका मतलब अगर तुम ऐसे मूव कर जाओ, ऐसे मूव कर जाओ, ऐसे मूव कर जाओ, तो हर जगह परपेंडिकुलर है, वर्क डन 0 हो जाएगा। समझे ना, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। इसका मतलब अगर किसी रॉड को मैं ऐसे रख दूं तो इसमें ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐसे रख दूं तो ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। समझा रे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बन रहा है, सर्कुलर। अगर कोई डंडे को, छोटे से डंडे को अगर मैं ऐसे रखूं, है ना, टेंजेंशियली, तो इसमें ईएमएफ आ जाएगा बेटा, लेकिन अगर इसको ऐसे रखूं रेडियली तो ईएमएफ नहीं आएगा इसमें। समझे बच्चा, लिख ले इसको, जल्दी नोट कर। डिस्कस नहीं करेंगे अभी, कल परसों में टाइम देंगे कोई एक्स्ट्रा, उस दिन करेंगे डिस्कस। डायरेक्शन देखना है इलेक्ट्रिक करंट के आधार पे। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो नया मैग्नेटिक फील्ड न्यू मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे लेंज लॉ में सिखाया डायरेक्शन निकालना, बिल्कुल वैसे ही करना है यहां भी। ईएमएफ 0 वाला समझा दूं, अभी ने बताया रे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर है। अगर सर्कुलर लाइन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंडक्टर रखोगे तो फोर्स लगेगा।
ठीक है, फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ईएमएफ आएगा। के एस कौन है भाई? के एस अनम्यूट करो बेटा, बात करो, कुछ समझ में नहीं आया? अरे बच्चों ठीक है बेटा, फिर से बताता हूं, सुनो एक बार, दोबारा ध्यान से सुनो, दोबारा ध्यान से सुनो, फिर से बताता हूं पूरे कॉन्सेप्ट को। देख, यूं सोचो कि इस अनस्टडी मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर मैंने ऐसा रखा, तो अगर ये फील्ड इंक्रीज कर रहा है बेटा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ये नया करंट जो इसमें आएगा, वो नया करंट इस फील्ड का विरोध करेगा, इस फील्ड का विरोध करेगा। इसका मतलब नया मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बाहर की ओर, तो नया मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बाहर की ओर, इसका मतलब करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो करंट इसमें हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना? अब सोचो ध्यान से, तो देखो बेटा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के वैरी करने से पहले की बात करूं, तो वैरी करने से पहले की बात करूं तो क्या कहोगे? यहाँ जितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे बेटा, है ना, जितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, है ना, इन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हुआ, बोल बच्चा, ठीक है, और इन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन के स्टार्ट होने से ऐसे करंट आया, बोलो बेटा, ठीक है, अगर करंट ऐसे आया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया, बोलो उल्टा, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इस इलेक्ट्रॉन को इधर फोर्स मिला, इस इलेक्ट्रॉन को इधर फोर्स मिला, इस इलेक्ट्रॉन को इधर फोर्स मिला, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे फोर्स मिला, इसको ऐसे फोर्स मिला, इसका मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन को इसी सर्किल के डायरेक्शन में फोर्स मिला। जब इसी सारे इलेक्ट्रॉन को सर्किल के डायरेक्शन में फोर्स मिला तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो गया? तो यहां टेंजेंट, यहां टेंजेंट, यहां टेंजेंट, यहां टेंजेंट, देखो कैसे बोलेंगे, ऐसे 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 ऐसे, बोलो ऐसे ना बोलोगे, है ना? इसलिए हम लोगों ने गेस किया कि सर्कुलर टाइप का होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा बात को? ठीक है, तो अब सोचो, मान लो अगर इसी कंडक्टर में मैं ऐसा एक कंडक्टर रख दूं, ऐसा एक लोहे की छड़, एक लोहे की छड़ को ऐसे रख दो, तो इसके पास भी तो होगा बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन, बोलो, जब इसके पास होगा फ्री इलेक्ट्रॉन तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगेगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ये सब इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड से यहां जमा हो जाएगा पॉजिटिव और यहां जमा हो जाएगा नेगेटिव, बोल बच्चा, यहां जमा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां जमा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो आ गया ना ईएमएफ, आ गया ना पोटेंशियल डिफरेंस। समझा? ठीक है, लेकिन सोचो अगर मैं एक डंडे को ऐसे रखूं, अगर मैं एक डंडे को ऐसे रखूं, है ना, तो देखो इस इलेक्ट्रॉन को देखो बेटा, इसमें ऐसा ऐसा लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा, तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो इस डंडे पे क्या होगा? इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, बोलो, ठीक है। तो अब सोचो डंडा का मतलब क्या होता है कि इसकी मोटाई बहुत कम है, अगर इसकी मोटाई बहुत कम है इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखेंगे टेंजेंशियल तो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ, लेकिन अगर हम ऐसे रखेंगे रेडियल तो नहीं आएगा, ठीक है बेटा, है ना। अब अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं समझ पाए बेटा तो अब मेरे में और क्षमता नहीं है, मेरे पास और कोई शब्द नहीं बचा बेटा, ठीक है। चलो अब चलो बात करते हैं, ये था आर लेस देन कैपिटल आर। अब चलो बेटा बाहर की बात करें, आर मोर देन कैपिटल आर, ठीक है। तो चलो मुझे एक सवाल का जवाब दो। मेरा सवाल क्या है सुनो, मेरा सवाल यह है बेटा
कि मेरे पास एक ऐसा एरिया है, ठीक है बच्चा, ये एरिया मेरा है 20 मीटर स्क्वायर का, ठीक है बच्चा। इस 20 मीटर स्क्वायर को, ठीक है, इसको 3 हिस्सों में बांट दिया मैंने। इस 20 मीटर स्क्वायर को इमेजनरी इसको मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है बच्चा। क्या, देखो मैंने बांट दिया, ये एरिया 10 मीटर स्क्वायर का, ये एरिया 8 मीटर स्क्वायर का, ये एरिया 2 मीटर स्क्वायर का, बांट दिया, ठीक है ना बच्चा। अब सोचो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस वाले एरिया में है ना, और कहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना बेटा। तो अब मुझे बताओ, जब मैं इससे फ्लक्स निकालूंगा तो फ्लक्स निकालने के लिए कौन सा एरिया लूंगा? 20 मीटर स्क्वायर लूं, पूरा लूं, या 10 मीटर स्क्वायर लूं, या 8 लूं, या 2 लूं, या इन दोनों को जोड़ूं, किसको लूं? बिल्कुल सही बात, ये बात तुम सब लोग सही बताया है ना। अब मुझे पूरा यकीन था कि तुम लोग सही ही बताओगे, है ना। लेकिन इस बात का भी मुझे यकीन था बेटा, पूरा पूरा, है ना, कि अगर मैं बिना उसको बोले हुए यहां मैं बड़ा होता आगे, है ना, तो सबको तुम लोग को परेशानी होती, है ना। तो चल देख, मुझे इस बाहर वाले पॉइंट बेटा, मुझे इस बाहर वाले पॉइंट पे निकालना है फील्ड, है ना। तो क्या किया देख, यहां से मैंने बेटा ऐसे ऐसे बनाया सर्किल, है ना। तो अब सोचो, इसका रेडियस तो भले ही आर हो, ये पूरा रेडियस आर, ठीक है बच्चा, ये पूरा रेडियस आर। लेकिन अगर मुझे पूछा जाए मैग्नेटिक फ्लक्स इस बड़े वाले से, तो इस बड़े वाले से अगर फ्लक्स पूछा जाए, है ना बेटा, तो हम कहेंगे बेटा कि ये वाला एरिया का मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इस वाले एरिया में है, तो सिर्फ इसी की बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू बी, बोल बेटा, हम सॉरी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब यहीं तक का एरिया लेंगे, क्योंकि ये एरिया में तो फील्ड ही नहीं है, ठीक है बच्चा। अब देखो, तो फाई अगर इतना हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी मॉड। इसका मतलब हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी अपॉन डी टी, बोलो बच्चा, होगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे जब इसमें इसकी बात करनी होगी, है ना, तो फिर मुझे ये जरूर सोचना पड़ेगा, है ना, कि भले ही मैंने फ्लक्स के लिए इस एरिया का चुनाव किया है, लेकिन मुझे पूरा पता है कि फ्लक्स तो मैंने इसका निकाला है ना, बोलो, है ना। और अगर मैं इसका निकाला हूं फ्लक्स, इसका मतलब बेटा इस वाले का फ्लक्स वेरी किया, इसका मतलब इस फ्लक्स वेरी करने से ये सब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बेटा, और जब ये सब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगा बच्चा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब वहां पे आएगा, तब हम बोलेंगे बेटा इस ई को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर, इसका लेंगे 2 पाई आर, ठीक है बच्चा। तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डीबी अपॉन डी टी का मॉड, तो हो जाएगा ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2r डीबी अपॉन डी टी, समझा, ठीक है। और फिर से वैसे ही बोलेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होता, है ना, तो यहां भी ऐसे ऐसे बनते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। बस अंतर यह है कि पहले वाले में क्या था, आर के डायरेक्टली था प्रोपोर्शनल, और अभी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बच्चा, ठीक है। इसका मतलब अगर तुम इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाओ बेटा आर के साथ, इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर तुम आर के साथ ग्राफ बनाओ, है ना बेटा, तो जो ग्राफ बनेगा बच्चा उसका कैसा बनेगा, देखो, पहले बनेगा स्ट्रेट लाइन, कहां तक, आर इक्वल टू आर तक, फिर बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो फिर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, लिख लो बच्चा। वो क्या लिख रहा है, डॉट डॉट, उसका आंसर 20 है या 12 या 8, बाप रे बाप, सॉरी बच्चा, नहीं बोल सकता कुछ मैं,
जेई मेंस कैट मेंस शुरू हो गया क्या अभी? मुझे नहीं पता बेटा, अखबार पढ़ा करो, गूगल कर लो, मिल जाएगा आंसर, या जेई मेन का साइट चेक कर लो। अभी वो इसके लायक नहीं है बच्चा, छोटा है बहुत। अभी से पढ़ा लेंगे फिजिक्स तो उसको खत्म हो जाएगा इंटरेस्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड इन जेई? नंबर का तो पता नहीं, बेस्ट रैंक जो तुम लोग भी जानते हो, और ये भी तुम जो जानते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, रिजल्ट चाहे अच्छा है या बुरा है ना, रिजल्ट कभी भी रेजोनेंस में मैनेज नहीं किया जाता, ये अच्छी बात है। हो सकता है क्षमताएं इनमें कम हो, मान सकते हैं बेटा, है ना, लेकिन नीयत अच्छी है ना। मैक्स ई इंड्यूस्ड आर बाई 2 dB अपॉन dt, क्या लिखे है भाई? मैक्स ई नहीं समझ में आ रहा बच्चा, तू क्या लिखा है? डिस्कस नहीं करेंगे आज? देखो नेक्स्ट टेस्ट डेट का भी कितनी बार लिख चुके हो तुम लोग, लेकिन तुम्हारे ग्रुप में बहुत पहले पोस्ट कर चुका हूँ। टेस्ट कब है और सिलेबस कितना बेटा, टेस्ट का सिलेबस और टेस्ट का डेट में बहुत पहले कर चुका हूँ बेटा मेंशन, एक बार चेक करो। पिन भी किया था मैंने। जल्दी नोट करो, एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर अभी हम लोग। हाँ चल एक क्वेश्चन कर फिर, देख बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है कि एक सर्कुलर एरिया, इस सर्कुलर एरिया का, इस सर्कुलर एरिया का, इस सर्कुलर एरिया का बेटा रेडियस हमारा है, कुछ भी है छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता। इसका जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये क्या है? अल्फा टी, जहां पे अल्फा हमारा है बेटा कांस्टेंट, समझा? ये इसका सेंटर है बेटा, ठीक है। और समझो इसी सेंटर को, इसी सेंटर को सेंटर के फॉर्म में सोचो बेटा, और ऐसे रखा हुआ एक आर्क, ऐसे रखा हुआ है क्या? एक कंडक्टिंग आर्क ए बी, ठीक है बेटा। तो कहेंगे ए बी, ए बी क्या है? एक कंडक्टिंग, कंडक्टिंग रॉड है बेटा, जो कि मोड़ा हुआ है, ठीक है। इसका रेडियस, इसका लंबाई एल और इसकी लंबाई भी एल, ये भी एल और ये भी एल, ठीक है बच्चा। तो सवाल कहता है, सवाल कहता है फाइंड, फाइंड बी ए माइनस बी बी, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? चलो सोचो, करो, जल्दी करो।
ऐसे रखा है रॉड, ये रेडियल नहीं है, ढक्कन टेंजेंशियल है। रेडियल मतलब रेडियस के अलोंग, रेडियस के अलोंग बिल्कुल नहीं है। हाँ 4 अक्टूबर को टेस्ट है। चल देख, मैं करता हूं बच्चा। देखो बेटा, पहले कोई बताओ मुझे, इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो बच्चा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो, क्या दिख रहा है? बाहर की तरफ का फील्ड, बाहर की तरफ का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। तो बाहर की तरफ का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो बढ़ता हुआ फ्लक्स का विरोध करेगा, तो उल्टा फ्लक्स बनाएगा अंदर की तरफ। अंदर की तरफ फ्लक्स बनाने के लिए क्लॉकवाइज। इसका मतलब बेटा ऐसा होना चाहिए, बोलो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का लूप ऐसे ऐसे बनेगा। बोलो, ठीक है बच्चा? तो अब सोचो, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? अंदर वाले पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बेटा? ई इंड्यूस्ड इक्वल टू आर बाई टू डीबी अपॉन डी का मॉड। तो आर यहां कितना हो गया इसके लिए? आर एल हो गया ना, तो हो गया एल डीबी अपॉन डी का मॉड, ये हो गया बेटा अल्फा। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटा? अल्फा आया। बोलो बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? एल अल्फा। ठीक है, तो बोलो बेटा इसमें ईएमएफ क्या हो जाएगा? तो ईएमएफ हो जाएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एल। बोलो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में पूरी लेंथ है। बोलो, दोनों है ना पैरेलल? जब दोनों है पैरेलल बेटा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा एल स्क्वायर। बोलो बेटा, होगा? ठीक है, अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बात, अब बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। देख बच्चा, ओ सॉरी डायरेक्शन उल्टा बता दिया मैंने, क्लॉकवाइज ना होगा। थैंक यू। देख बेटा, ये क्लॉकवाइज होगा। तो अब देखो बच्चा, अब देखो बच्चा, अगर हमारा ये आ रहा है बेटा ईएमएफ, है ना? तो अब देख बेटा इस रॉड के बारे में, तो कहोगे इस रॉड के बारे में सोचो, इस रॉड के बारे में सोचो, तो कहोगे इसमें ऐसा लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। बोलो, ऐसा लगेगा बेटा फोर्स। तो ऐसा फोर्स लगने से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज यहां जमा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहां जमा हो जाएगा। ठीक है बेटा, है ना? तो अब बताओ, अगर ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, है ना बेटा, इसका मतलब पोटेंशियल ज्यादा किसका है? पोटेंशियल ज्यादा किसका है, ए का या बी का? पोटेंशियल ज्यादा किसका है, ए का या बी का? बोलो बच्चा, थैंक्स अगेन। बोलो बेटा, ए का ना, क्योंकि यहां पॉजिटिव बेटा, तो क्या कहोगे? बी ए माइनस बी बी, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब बताओ, ये सर्किट ओपन है कि क्लोज्ड है? सर्किट ओपन है या क्लोज्ड है? ओपन है बच्चा, खुला हुआ सर्किट है ना, ये खुला हुआ सर्किट है ना, तो क्या कहोगे? पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। इसका मतलब अल्फा एल स्क्वायर बाई टू इज द आंसर। समझा बेटा? ठीक है, ठीक। अब देखो, इसी सवाल को सॉल्व करने का सेकेंड मेथड, ठीक है, ये सेकेंड मेथड जो है बेटा, ये ज्यादा बेसिक है, ज्यादा बेसिक है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा? अब बच्चा पूछ रहा है ईएमएफ कैसे निकाला? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। देख बच्चा,
ज्यादा बेसिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखो इसको। चलो ध्यान दो। तो देखो बच्चा, मैंने कहा कि इस वाले में ऐसे में निकालना है बेटा हमको पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ। बोलो, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ उसमें निकालना है ना। ठीक, तो देखो बेटा हम क्या करेंगे कि हम एक लूप बनाएंगे। सब लोग सुनना गौर से, हम एक लूप बनाएंगे, है ना बेटा। और हम एक लूप ऐसे बनाएंगे, हम एक लूप बेटा ऐसा बनाएंगे जिस लूप में ईएमएफ सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग हो और किसी के अकॉर्डिंग ना हो। जैसे कि मान लो अगर इस रॉड में अगर मैं दो वायर जोड़ दूं तो बताओ बेटा लूप बन गया। अगर दो तार जोड़ दिया जाए तो लूप बन गया। बोलो बच्चा, लूप बन गया। अब बताओ इस वाले वायर में इंड्यूस ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा बच्चा। इस वाले में आएगा क्या? इसे भी नहीं आएगा। इसका मतलब इस वाले लूप में जो लूप बना ई लूप, इसको ओ सेंटर मान लो, कहोगे ए बी सी ए, इस पूरे लूप का जो ईएमएफ होगा बेटा वो ईएमएफ रॉड के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। बोलो, रॉड के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि बाकी दोनों में तो ईएमएफ आएगा नहीं। तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसको हम? एरिया इंटू डीबी अपॉन डीटी। बोलो बेटा, एरिया इंटू डीबी अपॉन डीटी। ठीक है बच्चा, तो एरिया कितना होगा इसका? तो ये लंबाई एल, ये लंबाई एल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? तो कहेंगे एंगल जो हमारा है बेटा वो एंगल हमारा है 1 रेडियन। जब एंगल हमारा है 1 रेडियन तो एरिया कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर थीटा बाई 2 और डीबी अपॉन डी हो गया अल्फा। थीटा की वैल्यू 1 रेडियन तो कितना हो गया? एल स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, डायरेक्शन ऐसे ही निकलेगा, डायरेक्शन ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, ये एरिया, ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो आगे का होमवर्क दे दे रहा हूं। चलो बच्चे आगे का होमवर्क, आगे का तुम्हारा होमवर्क है, पहले दिया था सेक्शन ए बी सी दिया था ना। अब चलो ए बी सी डी, ये चारों करोगे सेक्शन ईएमआई का, ईएमआई का ए बी सी डी। और अब चलो बाय, हैव ए गुड डे। जल्दी अपलोड कर दूंगा लेक्चर, देखे ना।